आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि झनक अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने से डर के मारे डॉक्टर से जिद करने लगती है। वह बार बार गुहार लगाती है कि उसे इंजेक्शन न लगाया जाए और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है। नर्स इसे नौटंकी बताकर डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने को कहती है। झनक सिस्टर से भी मिन्नतें करती है कि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, कृपया रोक लीजिए। डॉक्टर उसे डांटते हुए कहता है कि उसे अपना काम करने दिया जाए और नर्स से कहता है कि झनक को पकड़े। झनक हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन नर्स बताती है कि वो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ ब्लड टेस्ट करने वाले हैं। झनक इस पर और घबरा जाती है और पूछती है कि अगर वो डॉक्टर नहीं है तो इंजेक्शन क्यों लिए खड़े हैं। नर्स उसे डांटते हुए कहती है कि अब ज्यादा सीन मत बनाओ और इशारे से वार्ड बॉय को असली डॉक्टर बुलाने भेजती है। डॉक्टर के आते ही वह कहती है कि अब झनक को इंजेक्शन देकर टेस्ट ले ले। झनक फिर चीखती है कि उसे मत पकड़ा जाए, लेकिन स्टाफ उसे पकड़कर जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देता है। झनक जोर जोर से चिल्लाती है, उसकी आंखें पलट जाती हैं, जीभ बाहर निकल आती है और वह अजीब सा व्यवहार करने लगती है, जिसे देखकर पूरा स्टाफ घबरा जाता है। दरअसल झनक पहले ही कह चुकी थी कि उसे दौरे पड़ते हैं। तभी वार्ड बॉय ऋषि को जाकर बताता है कि उसके साथ जो लड़की आई थी उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। ऋषि गुस्से में कहता है कि वह उसकी घर की नहीं है, बस दूर की रिश्तेदार है और उसे कोई बीमारी है या नहीं यह उसे नहीं पता। लेकिन जब वह आकर झनक की हालत देखता है तो खुद भी सन्न रह जाता है। अस्पताल के माहौल में घबराए हुए ऋषि डॉक्टर से पूछते हैं कि झनक को अचानक क्या हो गया। डॉक्टर गंभीरता से बताती है कि वह काफी देर से बेहोश है और इंजेक्शन देने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई है। पिछले कई मिनटों से होश में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। ऋषि को शक होता है और वह डॉक्टर से जांच करने को कहता है कि कहीं झनक नाटक तो नहीं कर रही। डॉक्टर कहती है कि उन्होंने सब कुछ जांच लिया है, लेकिन तभी पास खड़ी नर्स बोल पड़ती है कि यह तो नाटक ही कर रही है, जैसे हम बचपन में आंखें बंद करके खेलते थे, बिल्कुल वैसे ही। वह तुरंत झनक की हरकत का खुलासा कर देती है। झनक नर्स पर भड़क जाती है और कहती है कि क्या 2 मिनट मुंह बंद नहीं रख सकती थी? वैसे भी इंजेक्शन की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। डॉक्टर भी झुंझलाकर कहती है कि झनक ने अस्पताल का सारा माहौल बिगाड़ रखा है, बहुत नाटक करती है और बहुत परेशान करती है। वह ऋषि से कहती है कि झनक को समझाएं कि सभी मेडिकल जांचों में सहयोग करे वरना इलाज नहीं हो पाएगा। इस पर झनक कटाक्ष करती है कि शायरी बाबू क्या समझाएंगे, लेकिन ऋषि गुस्से में आकर उसे डांटते हुए कहता है कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वही करो और यह कहकर बाहर निकल जाता है। बाहर आकर ऋषि मन ही मन परेशान होता है कि वह झनक को कैसे संभाले। घर जाकर माँ और अदिति से क्या कहेगा, क्या झूठ बोल पाएगा या नहीं। उधर अस्पताल में नर्स झनक का चेहरा अच्छे से साफ करती है। झनक आईने में खुद को देखकर खुश हो जाती है और सिस्टर की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने तो हमें एकदम चकाचक बना दिया, तुम्हें कोई अवार्ड मिलना चाहिए। सिस्टर हंसकर पूछती है ऐसा क्यों, तो झनक कहती है कि क्या तुमने वो फिल्म नहीं देखी जिसमें डाकू की शादी हीरोइन से हो जाती है और फिर घर जाकर उसका सिंदूर मिटाया जाता है। सिस्टर कहती है कि उसने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी, बल्कि उल्टा झनक को ही ज्यादा फिल्में देखने वाला बता देती है। उधर ऋषि अब भी सोच रहा होता है कि यह लड़की हर जगह सीन क्रिएट करती है, घर जाकर क्या जवाब दूंगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तभी नर्स कहती है कि जो करना है करो, लेकिन सिटी स्कैन तो कराना ही पड़ेगा। दूसरी ओर नूतन घर में बैठी बेहद परेशान नजर आती है। उसे झनक की बहुत याद आ रही होती है। वह उन पुराने पलों को याद कर रही होती है जो उसने झनक के साथ बिताए थे और भावुक हो उठती है। तभी उसकी बुआ आती है और कहती है, क्यों महारानी, कहाँ खोई हो। नूतन कहती है कुछ नहीं बुआ जी। तो बुआ कहती है कि कोई जलने की बदबू आ रही है। नूतन दौड़कर रसोई में जाती है जहाँ सब्जी जल चुकी होती है। बुआ गुस्से से कहती है कि इस औरत का कोई भरोसा नहीं, हमारे खाने पीने को भी जला डालती है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और ये उसे भी नष्ट कर रही है। तभी कंका आ जाती है और पूछती है कि बुआ इतनी चिल्ला क्यों रही हो, तो बुआ उसे पूरी कहानी सुनाती है। उधर अस्पताल में डॉक्टर फिर से झनक को समझाते हैं कि अब सिटी स्कैन जरूरी है, मशीन तैयार है। लेकिन झनक डर के मारे बोल पड़ती है, नहीं नहीं, प्लीज हमें उस मशीन में मत डालिए, हम सब कर लेंगे, आप चाहें तो शायरी बाबू से पूछ लीजिए, हम पूरी तरह फिटफाट हैं। गंगा गुस्से में नूतन से कहती है कि जब से पराशर ने उसे मरा मान लिया है, तब से उसके आने के बाद से ही घर में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं। वह ताना मारते हुए कहती है कि नूतन और उसकी बेटी ही सारे झंझटों की जड़ है।
बेटी तो किसी तरह घर से चली गई, लेकिन माँ अब भी वहीं पड़ी है। यह सुनकर नूतन दुखी होकर माफी मांगती है और कहती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसे झनक की बहुत फिक्र हो रही थी और उसकी याद में उसका ध्यान भटक गया। इस पर गंगा और भी ज्यादा तंज कसते हुए कहती है कि झनक की याद सैर बाबू की वजह से आ रही है। क्या वो सच में सोच रही है कि सैर बाबू उसकी बेटी को रानी बनाकर रखेगा? नहीं, वह तो उसे अपनी जूती के बराबर समझेगा और नौकरानी बनाकर रखेगा, क्योंकि वह तो किसी और से प्यार करता है। यह सुनकर नूतन अंदर से टूटने लगती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई सैर बाबू झनक का ध्यान रख पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर झनक से सख्ती से कहते हैं कि अब और नाटक नहीं चलेगा, उसे चुपचाप लेटकर सिटी स्कैन करवाना होगा। झनक घबराई हुई सी कहती है कि उसे मशीन से डर लग रहा है, लेकिन नर्स और स्टाफ उसे समझाते हैं कि सब ठीक होगा। टेस्ट के बाद झनक मुस्कुराते हुए वापस आती है और कहती है कि मशीन तो बहुत ही अच्छी थी, क्या वह दोबारा जा सकती है? नर्स हंसकर कहती है कि नहीं, टेस्ट एक बार ही होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट देकर बताती है कि झनक का सिटी स्कैन नॉर्मल आया है, हालांकि जरूरत हो तो शहर ले जाकर ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ऋषि सहमति जताता है, लेकिन झनक तुरंत मना कर देती है। इस पर ऋषि चिढ़कर कहता है कि वो हर बात पर क्यों चिल्लाती है, क्या वह सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकती? उधर घर में इंदुमती, तनुष और पायल ऋषि के पसंदीदा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इंदुमती कहती है कि जब से ऋषि की खबर मिली है कि वो ठीक है और लौट रहा है, उसका दिल बेचैन हो गया है। उसने कहा था कि दोपहर तक आ जाएगा, लेकिन अब तक आया नहीं। तनुष मजाक में कहता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह कह देगा कि अब उसकी जिम्मेदारियां खुद निभाए। पायल भी जोड़ती है कि ऋषि अदिति से भी कुछ नहीं कहता, वह अपने काम में इतना डूबा रहता है कि न परिवार दिखता है न पत्नी। इंदुमती पूछती है कि सुजीत आया या नहीं, जिस पर पायल जवाब देती है कि हाँ, वह आज हॉस्पिटल से लौट आया है। इसी बीच झनक डिस्चार्ज होकर ऋषि के पास आती है और मुस्कुराते हुए फल फूल देती है। पूछती है कि क्या वह खाएगा, लेकिन ऋषि रूखे स्वर में कहता है कि उसे भूख नहीं है, उसे खाना है तो खा ले। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि झनक को सबके सामने नौकरानी की तरह पेश करेगा, क्योंकि उसे अब यही सब नाटक और दिखावा अपने फायदे के लिए चाहिए। झनक धीरे धीरे बोलती है, चलो अच्छा है, अब ऋषि को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो होगा। जब देखो तब बिना बताए कहीं गायब हो जाता है, काम को ही सब कुछ समझता है। फिर वह कटाक्ष करते हुए कहती है, क्यों शरी बाबू, चिंता में डूबे हो? डर है कि घर जाओगे तो क्या बोलोगे? कितनी बार बोला है, बोल देना कि हम नौकरानी हैं, काम करने आए हैं। वैसे भी हमारी शादी तो झूठी ही है ना? ऋषि भी तीखे स्वर में जवाब देता है, गुड, तुम्हें खुद ही पता है कि हमारी शादी झूठी है, तो इसे ही सच मानो और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। झनक भी चुप नहीं रहती, हम भी आपसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। पहले ही साफ बोल चुके थे, आप ही नहीं माने। कुछ दिन किसी कोने में पड़े रहेंगे, फिर अपने गांव लौट जाएंगे। ऋषि चिढ़कर कहता है, ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खाओ। तभी झनक तंज कसती है, आपकी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप सही से गाड़ी चलाते तो मैं गिरती ही नहीं। इधर दूसरी तरफ सुजोत चिंतित होकर कहता है, ऋषि से मेरी बात हुई थी, कह रहा था आ रहा है, लेकिन अब तक आया नहीं, न कोई खबर न जानकारी। देखते हैं अब आता है या नहीं। तभी कहानी मोड़ लेती है। शाश्वत गुस्से में घर आता है और जोर से चिल्लाता है, ईशानी। उसकी बहन घबराकर कहती है, क्या हुआ शाश्वत, बैठ तो जा। ईशानी किचन में है, आती ही होगी। ईशानी को लगता है कि शाश्वत ने पानी मांगा है। वह ट्रे में पानी लेकर आती है और सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन शाश्वत अचानक ट्रे को जमीन पर फेंक देता है। सब हैरान रह जाते हैं, शाश्वत को कभी किसी ने इतना गुस्से में नहीं देखा। ईशानी स्तब्ध हो पूछती है, क्या हुआ आपको? शाश्वत आंखों में आग लिए बोलता है, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया? पीहू की सेफ्टी के नाम पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा और जीत का रिश्ता, तुम्हारी शादी की योजना, तुम्हारे शारीरिक संबंध, ये सब तुमने मुझसे क्यों छिपाया? क्या तुम मुझे धोखे में रखकर इस शादी में जीना चाहती थी? ईशानी रोती हुई कहती है, मैंने जो कुछ किया पीहू की भलाई के लिए किया। अगर आपको ये सब गलत लगा तो बताइए मैं और क्या करती। शाश्वत तिलमिलाते हुए बोलता है, अब बहुत हो गया, निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी उसकी बहन बोल पड़ती है, मैं तो पहले ही कह रही थी, इस लड़की के चालचलन ठीक नहीं। जीत से इसका कोई ना कोई पुराना संबंध जरूर है। देखा, सच निकला ना, दूसरे लोग भी हामी भरते हैं।
इसलिए तो ये हमेशा मिचित अंकल के खिलाफ जहर घोलती थी, क्योंकि वह जीत को पहले से जानती थी। यश गुस्से में कहता है, पापा, गलती आपकी भी है। बिना किसी जांच पड़ताल के आपने किसी को भी बहू बना लिया। आपने घर में खतरा खुद बुलाया। शाश्वत पछताते हुए कहता है, मुझे लगा गरीब घर की लड़की है, हमारे घर की जिम्मेदारी संभालेगी। पर मैं गलत था। इतना कहकर वह ईशानी को धक्का दे देता है। ईशानी जमीन पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पीहू दौड़ कर आती है और कहती है, क्या मुझे एक बार बोलने का मौका नहीं मिलेगा? क्या मैं अपनी माँ की सफाई नहीं दे सकती? पर उसकी सास कड़वी आवाज में कहती है, अब कोई सफाई नहीं चाहिए, सच सामने आ चुका है, निकल जाओ यहाँ से। पीहू फिर भी झुकते नहीं बोलती है, तो कम से कम एक बार इसकी इमेजिनरी कहानी भी सुन लीजिए, जो शायद सच से भी ज्यादा सच्ची निकले। ईशानी पीहू से भावुक होकर कहती है कि हाँ, यह सच है। वह भी पीहू की ही उम्र की थी जब अपने सपनों को उड़ान देने निकली थी। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन एक गुंडे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना ग्रेजुएशन पूरा हो पाया, ना कुछ और, ऊपर से पिता का देहांत भी हो गया। पीहू तंज कसते हुए कहती है कि कितना ड्रामेटिक सीन बना रही है, और तब तक किसी को क्यों नहीं बताया। तभी शाश्वत बीच में बोलता है कि उसने सबूत भी लाए हैं, और उसे अपमानित करते हुए कहते हैं कि अब उसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं, शाश्वत उसे महीने का खर्च भेज देगा। ईशानी दृढ़ता से कहती है कि जब यह घर और पति उसका नहीं, तो पैसे का क्या करेगी? वह मेहनत करके पेट भर लेगी, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। सास भी तंज कसती है कि अब उसे समझ में आया कि उसका इस घर में कोई हक नहीं था। ईशानी कहती है कि उसे कभी समझा ही नहीं गया, उसने कुछ नहीं मांगा, फिर भी उसे गलत समझा गया। पीहू गुस्से में कहती है कि अब इस घर में रहने की जरूरत नहीं, और डोंट कॉल मी बेटी कहती है। साथ ही कहती है कि सच्चाई सामने आ गई है, इसलिए घर छोड़ दे। दीदी भी आरोप लगाती है कि उसने भाई की जिंदगी बर्बाद की। ईशानी कहती है कि वह कभी वापस नहीं लौटेगी और किसी को परेशान नहीं करेगी, और घर छोड़कर चली जाती है। अगले दृश्य में ऋषि जनक को घर लाता है और सबके सामने बड़ी माँ से उसे नौकरानी के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।